सो रोमैटिक फीवर की वही पैथोजेनेसिस है जो आपने रॉबिन्स में पैथोलॉजी के अंदर पढ़ी है कि आपको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का इन्फेक्शन होता है, विच इज़ ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, उसके इन्फेक्शन की वजह से बेसिकली थ्रॉट इन्फेक्शन होता है, और जो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, दे क्रॉस रिएक्ट विद योर ओन बॉडी टिश्यूज़, और वो आपके हार्ट के जो वाल्व होते हैं, पर्टिकुलरली माइट्रल वाल्व इज इन्वॉल्व, और वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ लग जाती हैं, वो वहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, और वहाँ पर जो है वो डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है। तो जो वाल्व्स की पर्टिकुलरली डिजीज़ है उसको हम रोमैटिक फीवर कहते हैं। ठीक है, ये रोमैटिक हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। पैथोजेनेसिस क्या है? इट इज़ बेसिकली अ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन in which the antibodies that develop against M proteins of streptococci, those antibodies are basically formed against the M proteins of the bacteria, but उनका structure M proteins का it resembles our valve structure। उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उनसे मैच करा होता है, जिसकी वजह से वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हैं ये आपकी पैथोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेडिसिन में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डिजीजेज हैं जिनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आपके पास SLE है, रोमाटॉइड आर्थराइटिस है, रोमैटिक फीवर है। इसी तरह एक दो और डिजीज़ेज़ हैं, वो मैंने साथ साथ भी बताया हुआ है, अब आगे आएंगी तो मैं उनका भी आपको ज़रूर बता दूंगी। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रोमैटिक फीवर का होता है जॉन्स क्राइटेरिया। ठीक है, जॉन्स क्राइटेरिया में दो क्राइटेरिया होते हैं, एक मेजर क्राइटेरिया होता है, एक माइनर क्राइटेरिया होता है, और इसके अंदर फर्दर कुछ सिम्टम्स साइंस होते हैं जो आपने देखने होते हैं। आप डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? आपके पास दो मेजर क्राइटेरिया हो या एक मेजर क्राइटेरिया हो और दो माइनर क्राइटेरिया, अगर ये आपको मिल रहे हैं एक पेशेंट के अंदर, ये फाइंडिंग्स मिलती हैं, तो आप उसको लेवल करते हो रोमैटिक फीवर का। ठीक है, उसमें आपको एविडेंस चाहिए होता है कि इसको ग्रुप ए इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, उसके लिए पॉजिटिव थ्रोट कल्चर चाहिए होता है, रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट कराते हैं, वो पॉजिटिव आता है, एलिवेटेड एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर्स, और रीसेंट स्कारलेट फीवर। ठीक है, अच्छा जी, ये वो क्राइटेरिया है, मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में माइग्रेटरी, अच्छा ये आपने अगर स्केची की तस्वीर याद हो स्ट्रेप पायोजीन्स वाली, तो वो उसने जॉन्स लिखा हुआ था इस तरह से। ठीक है, और उसमें ये मेजर क्राइटेरिया को बेसिकली इंडिकेट करे। जे से जॉइंट पेन, माइग्रेटरी जॉइंट पेन होती है, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है, हार्ट से कार्डाइटिस, ठीक है, पैन कार्डाइटिस होता है, मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, और एन से होते हैं सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ई से एरिथेमा मार्जिनेटम, और एस से सेंडेनहम स्कोरिया। ठीक है, तो ये अगर आपको याद है तो मेजर क्राइटेरिया तो आपको याद हो गया, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। माइनर क्राइटेरिया बहुत सी डिजीज़ में होता है और वो सेम ही होता है, जिसमें फीवर होता है, एलिवेटेड ESR CRP, आर्थ्रेल्जियाज, फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक हो सकता है, और ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है। जिस अगर आपको एक मेजर क्राइटेरिया और दो माइनर क्राइटेरिया मिल रहे हैं तब आप उसे कह सकते हैं, या दो मेजर मिल रहे हैं तब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस क्या होता है? जॉइंट पेन होती है और वो माइग्रेट कर रही होती है, यानी पहले एक जॉइंट में होगी, फिर वहाँ से हट जाएगी, फिर दूसरे जॉइंट में, मल्टीपल जॉइंट्स के अंदर इस तरह की पेन होती है। कार्डाइटिस इज बेसिकली पैन कार्डाइटिस, यानी मैंने जैसे बताया किसी भी लेयर में हो सकता है, और इस पैन कार्डाइटिस की वजह से इस पैन कार्डाइटिस की वजह से जो एंडोकार्डाइटिस होता है उसमें कैरी कूम्स मर्मर होता है, सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर, ये भी आपको इसकी डिजीज़ में मिल सकता है। तो मर्मर्स के नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद जी सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स मिल सकते हैं, एरिथीमा मार्जिनेटम मिल सकता है, ये रेड रैश होती है। ठीक है, और ट्रंक, थाइज और आर्म्स पे होती है, स्पेयरिंग द फेस। ठीक है, ये आपको अगर स्ट्रेप पायोजीन्स की तस्वीर याद है तो उसमें भी बनी हुई थी, जो नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस होता है ना जैसे, और इस तरह से उसके साथ एक और तस्वीर बनी हुई थी, और वो उसमें सारी बॉडी पे थी, फेस स्पेयर हुआ हुआ था, तो वो चीज़। उसके बाद आ जाते हैं जी सेंडेनहम स्कोरिया, ये ब्रेन में बेसिकली आपकी जब ब्रेन डैमेज होता है ना, इसमें पर्टिकुलर एरियाज होते हैं, नर्व्स डैमेज होती हैं, तो ये कोरिया इट इज़ अ स्टेट वो हो जाती है। ठीक है, इसको हम स्टुअर्ट वाइटस डांस भी कहते हैं। इसमें पेशेंट अजीब तरीके से चल रहा होता है। उसके बाद जी आप इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराएंगे? ESR, CARP, CBC, और वो जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं, एजोटाइटार्स, थ्रॉट स्वैप कल्चर, फिर पर्टिकुलरली हमें अगर कार्डियक इफेक्ट्स को देखना है, फिर अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसकी इन्वेस्टिगेशंस को आगे देखते जाना है। अगर कार्डियक इफेक्ट्स देखने हैं तो चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ECG AV ब्लॉक्स देखने हैं तो ECG कराएंगे, एकोकार्डियोग्राफी करा लेंगे, वाल्व देखने हैं तो। ठीक है, एक्यूट रोमैटिक फीवर में चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है ना, थ्रॉट स्वैप कल्चर होता है, प्लस एकोकार्डियोग्राफी होती है टू सी द वाल्व्स। ठीक है, एको लाजमी बोलना है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। बच्चे एको क्योंकि इतना कॉमनली बोलने वाला वर्ड नहीं है। एकोकार्डियोग्राफी इज बेसिकली द अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट। वेल्व आपको चेस्ट एक्सरे पे नजर नहीं आएंगे, वेल्व आपको ECG पर नजर नहीं आएंगे, वो सिर्फ एको पे नजर आएंगे, इसलिए वेल्व को देखने के लिए एको बहुत जरूरी है। ठीक है, और एको के बगैर इसका डायग्नोसिस कंप्लीट होता भी नहीं है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट इज बेड रेस्ट, एंटीबायोटिक्स फॉर द इन्फेक्शन बेसिकली, और पेन रिलीवर्स
ठीक है, बाकी इसकी प्रिवेंशन और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाती हैं जी, दैट वाज ऑल अबाउट योर कार्डियोलॉजी। अब हम कार्डियोलॉजी के ना पहले हम लोग पास पेपर से सिनेरियो साथ साथ कर लेते हैं, फिर हम लोग रेस्पिरेटरी पोर्शन की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले रोमैटिक फीवर ही है, तो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट होगी, यही सारा क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व माइट्रल वाल्व, उसमें हो जाती है माइट्रल स्टीनोसिस भी हो सकता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन भी हो सकती है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि वाल्व सख्त हो जाए और उसकी वजह से वो अकड़ जाए और रास्ता तंग हो जाए तो स्टीनोसिस हो जाएगा। अगर वो बहुत ही ख़राब हो गया है और वो बहुत फ्लैसिड हो गया है तो वो अपने काम करना ही बंद कर देगा, तो फिर रिगर्जिटेशन होगी, बंद नहीं होगा तो ब्लड पीछे जाएगा, वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस चला जाएगा। सो ये हो सकता है। स्टीनोसिस होगा तो मिड डायस्टोलिक मर्मर होगा, रिगर्जिटेशन होगी तो पैन सिस्टोलिक मर्मर होगा। ठीक है, ये इस तरह से याद रख लें कि स्टीनोसिस एस से स्टार्ट होता है तो उसका ऑपोजिट जो है वो पैन सिस्टोलिक मर्मर रिगर्जिटेशन में होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं। प्लस फीचर्स ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर मिल सकते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन मिल सकता है, क्योंकि ये लेफ्ट हार्ट के अंदर होता है माइट्रल वाल्व। तो जब माइट्रल वाल्व डैमेज हो जाएगा, जब स्टीनोसिस हो जाएगा तो ब्लड जो है वो आपका वेंट्रिकल से तंग हो जाएगा, तो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड सही तरह से आएगा नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से एट्रियल डायलेटेशन हो जाएगी, वेंट्रिकल्स में फ्लैसिडिटी आ जाएगी और कंटिन्यूसली अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, माइट्रल रिगर्जिटेशन में मैंने आपको बता दिया। सिनेरियो पढ़ते हैं। A 15-year-old boy presented with 1 week history of sore throat followed by joint pains mainly involving large joints in migratory sequence. So पहला दो चीज़ें मिल गई, sore throat की हिस्ट्री भी है और joint pain भी है, वो भी migratory. His mother also noticed a macular rash with clear center on his trunk. थर्ड चीज़, ऑन एग्जामिनेशन उसका पल्स 80 है, बीपी ये है विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, और शॉर्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर है। मर्मर अगर सिनेरियो में आ जाए ना, इसका मतलब वाल्व इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर आपने जो है वो जाना है। वाल्व इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, पेरिकार्डाइटिस की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। सो यहाँ पर मोस्ट कॉमन, चूंकि अभी हम बाकी सारे फीचर्स को देखें तो वो वाल्व के रिलेटेड इशू बन रहा है। तो मिड डायस्टोलिक मर्मर है, तो डाया डी है ना, तो ये स्टीनोसिस में आएगा, इसका मतलब इसमें माइट्रल स्टीनोसिस हो रही है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? रोमैटिक फीवर लीडिंग टू रोमैटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, रोमैटिक फीवर होता है जब उसको पेशेंट को वो फीवर हुआ, इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से फीवर होता है, रोमैटिक फीवर होता है। और जब उसमें हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फिर हम उसको रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कह देते हैं। एंड लिस्ट द क्राइटेरिया टू डायग्नोज द इलनेस। तो ये क्राइटेरिया हम बुक से पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वो वाला आपने लिखना है। एविडेंस क्या है और इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराएंगे वो भी बता दी। आउटलाइन द मेडिकल ट्रीटमेंट, मोटी मोटी यहाँ से पढ़ लें। बेड रेस्ट है, एंटीबायोटिक्स हैं, एस्पिरिन है फॉर पेन, वाल्व रिप्लेसमेंट अगर बहुत प्रोग्रेस कर गई है डिजीज़, और प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी है बेंजाथीन पेनिसिलिन। ठीक हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट सिनेरियो है, 14-year-old गर्ल प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ जॉइंट पेन, स्वेलिंग involving the right knee joint over a period of 14 days. She also complained of slight shortness of breath on exertion. There is history of sore throat infection again. बाकी सारा कुछ बताया हुआ है। JVP is not raised, no pedal edema, यानी कि ये चीज़ें बता रही हैं कि लेफ्ट हार्ट फेलियर अभी नहीं हुआ। Auscultation reveals a soft mid diastolic murmur. Again the same things, investigations already discussed. Again रिवाइज कर लें यहाँ से। एको यहाँ एंड पे लिखा है, आपने एको को सेकंड नंबर पे लिखना है आफ्टर दीज 3 थिंग्स। ठीक है, ये तो बेस लाइन है ना, आपने एको को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है इसके अंदर। लिस्ट डाउन कॉजेज ऑफ डायस्टोलिक मर्मर एट एपेक्स, वो मैंने बता दिया। डायस्टोलिक होगा तो स्टेनोसिस में होगा, सिस्टोलिक होगा तो रिगर्जिटेशन में होगा। ठीक है, और वो कह रहे हैं डायस्टोलिक मर्मर और किस में आता है, और आपको एओर्टिक रिगर्जिटेशन में, यानी अपने उल्टा चले जाना है। डायस्टोलिक है तो वो माइट्रल स्टीनोसिस में होगा और उसका उल्टा कर देना है तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट है, अ 12-year-old boy presents with complaints of joint pain with swellings in the left elbow. जॉइंट पेन है, स्वेलिंग्स हैं, राइट नी इन्वॉल्व थी, माइल्ड ब्रेथलेसनेस भी है, हिस्ट्री है सॉर थ्रोट की, तो सिंपली पता चल गया आपको। साथ में मिड डायस्टोलिक मर्मर भी है, अगेन द सेम क्वेश्चन। उसके बाद है, एन 18-year-old गर्ल प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ वीकनेस ऑफ राइट हाफ ऑफ हर बॉडी, यानी कि राइट हाफ ऑफ द बॉडी में इसको वीकनेस है। एग्जामिनेशन रिवील्स इरेगुलरली रेगुलर पल्स, शी हैज़ हिस्ट्री ऑफ जॉइंट पेन्स एंड फीवर ऑफ एंड ऑन। इसके अंदर बेसिकली आपको जॉइंट पेन एक चीज़ क्लू दे रही है, फीवर क्लू दे रहा है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें फीवर भी होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लू दे रही है, और उसको बॉडी वीकनेस है, यानी कि उसके ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट हो गई है। वट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस? रोमैटिक फीवर एंड लीडिंग टू एट्रियल फिब्रिलेशन कॉजिंग इम्बोलिक स्ट्रोक। उसको रोमैटिक फीवर की वजह से इरेगुलर पल्स ना एट्रियल फिब्रिलेशन का फीचर है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे आपको नहीं याद रहेगा। सो इसको एट्रियल फिब्रिलेशन हुई ड्यू टू रोमैटिक फीवर, और उसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से जो हार्ट के अंदर थ्रोम्बोसिस हुई, थ्रोम्बोसिस की वजह से एम्बुलस बना, एम्बुलस आपका डिसलॉज होकर ब्रेन में चला गया और उसने स्ट्रोक कॉज कर दी, जिसकी वजह से राइट हाफ ऑफ द बॉडी इज बीइंग सफरिंग, हेमीपेरेसिस हो गया उसको। ठीक है, व्हाट इज द लाइकली कॉज ऑफ हर जॉइंट पेन?
जॉइंट पेन की कॉज ये है कि एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, क्रॉस रिएक्ट विद एंटीजन प्रेजेंट ऑन जॉइंट्स एंड जॉइंट पेन अकर्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। वो एंटीबॉडीज इतनी वास्टली रिएक्ट कर रही होती है अगेंस्ट योर ओन बॉडी टिश्यूज। हाउ कैन फीवर बी प्रिवेंटेड इन द फ्यूचर? तो वो उसके लिए हमें प्रोफाइलैक्टिकली एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, बेंजाथीन पेनिसिलिन। All right, a 12-year-old boy is brought to you with swollen painful right knee joint। कुछ दिन पहले उसको पेन थी रिस्ट जॉइंट के अंदर, ठीक है। रेस्ट ऑफ द फिजिकल एग्जामिन, अब ये माइग्रेटरी जॉइंट पेन आ गई है, साथ में उसकी CNS CVS और बाकी सारा कुछ अनरिमार्केबल है। तो आपका जो है वो डायग्नोसिस क्या होगा? रोमैटिक फीवर। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस क्या है डिजीज़ की? ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आपको पता होंगी तो आप लिख पाएंगे ना। आपको डिजीज़ में जैसे ऊपर वाले सिनेरियो में उन्होंने पूछा था तो कॉम्प्लिकेशन उसमें आ गई थी, तो पता होंगी तो आप डायग्नोस करेंगे। माइट्रल स्टीनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन भी हो सकती है, एट्रियल फिब्रिलेशन, स्ट्रोक और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि जो वाल्व डैमेज होता है वो इतना अच्छा मीडियम बन जाता है फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो, तो वहाँ पर भी सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। मायोकार्डाइटिस होता है, कार्डिक फेलियर होता है। अच्छा, जो ये रोमैटिक फीवर के अंदर हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है ना, ये यानी इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता। जब आप वाल्व का सैंपल लेंगे ना, इन केस वैसे लिया नहीं जाता नॉर्मली, क्योंकि आप वाल्व को एक्सेस नहीं कर सकते, बट डेड बॉडीज़ के बाद में देखा गया है कि जब हमने ऐसे लोगों का वाल्व देखा तो वो स्टीराइल होता है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली एंटीबॉडीज़ की वजह से सारी वहाँ डिस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ बैक्टीरिया कोई भी नहीं होता, ठीक है। सो उसकी वजह से बाद में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, उससे बैक्टीरिया आ ज़रूर सकता है, बट रोमैटिक फीवर के अंदर पर्टिकुलरली कोई हार्ट के ऊपर आपको बैक्टीरिया नहीं मिलेगा वाल्व के ऊपर। मायोकार्डाइटिस, पैनकार्डाइटिस, कार्डिक फेलियर। हाउ कैन यू प्रिवेंट इन फ्यूचर? ये हो गया। उसके बाद यार 16-year-old यंग गर्ल विलेज गेव हिस्ट्री ऑफ लो ग्रेड फीवर अगेन, और उसको वीकनेस है, ब्रेथलेसनेस है, पैल्पिटेशंस हैं, जॉइंट पेन है, देन डायस्टोलिक मर्मर उन्होंने बता दिया, नोड्यूल्स बता दिए, और चेस्ट एक्सरे शोज कार्डियोमेगली। अगेन द सिनेरियो इज़ द सेम। उसके बाद जी 14-year-old बॉय इन्हीं सारे फीचर्स के साथ आया है। सोर थ्रोट था उसको। सोर थ्रोट की हिस्ट्री हो तो फिर तो बहुत इजी है ना डायग्नोज करना कि रोमैटिक फीवर है। अगर ये ना हो तो फिर थोड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन कंफ्यूज किन डिजीज़ में होगा? जॉइंट्स की डिजीज़। जॉइंट्स की डिजीज़ आपकी सारी बाकी सारी हैं रोमेटोलॉजी मॉड्यूल के अंदर, जो कि आपका ब्लॉक 8 का पार्ट है। तो वो ब्लॉक 8 वाले तो इसमें आ नहीं सकते, तो फिर ये भी ईजी है थोड़ा इस लिहाज से कि फिर आपके पास एक ही चीज़ बचती है, रोमैटिक फीवर ही बचता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो की। अ यंग फीमेल 15-year-old प्रेजेंटेड इन मेडिकल ओपीडी विद कंप्लेंट्स ऑफ फीवर, एनोरेक्सिया, जॉइंट पेन, स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट की हिस्ट्री है। अगेन अ 5-year-old, चलो अ 5-year-old प्रेजेंटेड इन पीडियाट्रिक इमरजेंसी, ब्रेथलेसनेस की हिस्ट्री है, सोर थ्रोट की हिस्ट्री ये देखें, ये है सोर थ्रोट 1 month बैक, तो वही सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो मर्मर है, पैन सिस्टोलिक मर्मर, तो बस ये चीज़ चेंज हो जाएगी कि यहाँ पर माइट्रल रिगर्जिटेशन हो रही है। डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? कौन कौन सी चीज़ें डायग्नोसिस में हेल्प कर रही हैं? तो एक तो ये मर्मर हेल्प कर रहा है, सोर थ्रोट की हिस्ट्री हेल्प कर रही है, ठीक है। और फर्स्ट हार्ट साउंड वॉज सॉफ्ट, ये चीज़ फर्स्ट हार्ट साउंड वो सॉफ्ट एंड देन सिस्टोलिक मर्मर, और इसकी स्किन पर ना नोड्यूल्स भी हैं, और जॉइंट्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बट फिर नोड्यूल्स हैं। ये 3 चीज़ें आपको हेल्प करी हैं। डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन ये हमने कर लिया। हाउ लॉन्ग विल यू गिव मेडिसिन फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस? अगर सिर्फ रोमैटिक फीवर है तो 5 साल और अंटिल 21 years ऑफ एज, विच एवर इज़ लॉन्गर। इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट जो है, लेट सपोज 10 साल का बच्चा है और उसको रोमैटिक फीवर है, तो फिर आपने उसको 5 साल तक देनी है या 21 ईयर्स तक देनी है। अब देखें 5 साल देंगे तो वो 5 साल ही रहेंगे, बट अब वो 10 साल का बच्चा है तो 21 ईयर्स ऑफ एज तक उसके 11 साल और बन जाएंगे। तो कौन सी ज़्यादा लंबा है ड्यूरेशन, 5 साल का या 11 साल का? तो फिर हम उसको 21 ईयर्स ऑफ एज तक देंगे। इसका मतलब ये है कि जौन सा ड्यूरेशन लंबा बनता है आपने वो ड्यूरेशन तक उसको मेडिसिन देते रहना है, बट दिस इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जी हमारा था रोमैटिक फीवर। आपने देखा इसके कितने सारे सिनेरियोज आए हैं 5 पेपर्स के अंदर। सो ये चीज़ आपने देखते रहना है। अब हम आ जाते हैं अगली डिजीज़ के ऊपर, खोर पल्मोनियल। सो कोर पल्मोनियल क्या होता है? इट इज़ अ राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू द कॉजेज ऑफ द लंग्स। लंग कॉज की वजह से जब राइट हार्ट फेलियर हो जाए ना, क्योंकि लंग्स से जो बेसिकली हमारा ब्लड, बेसिकली राइट हार्ट लंग में ब्लड को पुश कर रहा है। जब लंग में कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन है या वहाँ की वेसल्स की रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, तो क्या होगा? वेसल्स तंग होंगी, हार्ट के पुश करने के बावजूद ब्लड वहाँ नहीं जाएगा और राइट हार्ट को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म ऐसा होता रहे तो राइट हार्ट थक हार कर वो ख़राब हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कोर पल्मोनियल, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है इसकी कॉज, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर ग्रेटर देन 25 मिलीमीटर मर्क्यूरी, दिस इज एन MCQ। और लाउड P2 ये भी MCQ है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको कैसे पता चलेगा किसी पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है? आप उसकी हार्ट साउंड सुनेंगे, हार्ट साउंड में आपको जो P2 है, हार्ट साउंड जो आपकी
हार्ट साउंड के अंदर देर इज़ एन अयोटिक, देर इज़ S1 S2। उसके अंदर आपका बेसिकली एक अयोटिक कंपोनेंट है, एक आपके पास पल्मोनरी कंपोनेंट है। जो पल्मोनरी कंपोनेंट होगा S2 वाली हार्ट साउंड का, P2 इज इंडिकेटिंग S2, उसका जो पल्मोनरी कंपोनेंट होगा वो लाउड होगा देन नॉर्मल, तो हम उसको कहेंगे इस पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। और अगर हम उसका पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर मेजर करेंगे तो वो 25 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से उसको राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आएंगे, तो हम उसको कहेंगे कॉर पल्मोनेल। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पॉइंट्स भी समझ में आ गए। अब हम सिनेरियो पढ़ते हैं। 37 ईयर ओल्ड लेडी प्रेजेंटेड विद प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब इसमें क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो हार्ट में होती हार्ट की डिजीज हो या लंग की डिजीज हो, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। हर कार्डियक कैथेटराइजेशन स्टडीज आर एज फॉलोज। एग्जाम में आपको ये दिया होगा, उन्होंने प्रेशर्स बताए हुए, उन्होंने बताया राइट आर्टरी का प्रेशर इतना, राइट एट्रिया का प्रेशर इतना है, राइट वेंट्रिकल का इतना है, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर इतना है। यू कैन सी पल्मोनरी आर्टरी का नॉर्मल प्रेशर 25 होना चाहिए, जो कि यहाँ 50 है। ठीक है, और सैचुरेशन भी पेशेंट की ड्रॉप हुई हुई है राइट साइड की, और लेफ्ट एट्रिया का तो छोड़ देना। तो बेसिकली आपने ये पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर याद रखना है, बाकी सारी वैल्यूज ना भी याद रहें तो उसको देख के आपको पता लग जाएगा इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, तो जो उसको सिम्टम्स आएंगे राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आएंगे। सो डायग्नोसिस क्या है जी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन लीडिंग टू कॉर पल्मोनेल। इनिमरेट 4 फिजिकल साइंस। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें फिजिकली आपको कौन से साइंस मिलेंगे। एक तो लाउड P2 मिलेगी जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे, एंड वाली चीज़ वो तो है ना। जब आप उसकी हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में कुछ नहीं मिला, आप उसकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके अंदर साइनोसिस मिलेगा, एंकर और पीडल एडिमा मिलेगा। जब आपका राइट हार्ट फेलियर होता है ना, तो एडिमा मिलता है आपको, एसाइटिस मिल सकता है आपको बॉडी में सिस्टेमिकली, पीडल एडिमा, एंकल एडिमा मिल सकता है। ठीक है, जब आपको लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है तो पल्मोनरी एडिमा मिलता है। ठीक है, ये दो डिफरेंस है। तो इसमें आपको चूंकि राइट हार्ट फेलियर होता है तो ये आपको एडिमा मिल सकता है। इंस्पेक्शन पर आपको JVP रेस्ड मिलेगा। ठीक है, जो नेक वेन जब आप देखेंगे तो वो रेस्ड होंगी, और पैल्पेशन के ऊपर लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव होगी। जब आप स्टर्नम की साइड के ऊपर लैटरली, जब स्टर्नम के लैटरली जब रखेंगे, आप पैल्पेट करेंगे तो आपको साउंड, वाइब्रेटरी सी साउंड महसूस होगी। ठीक है, ECG shows tall R wave cardiac catheterization is investigation of choice। अब ये भी MCQ आता है कि कॉर पल्मोनेल के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, दैट इज कार्डियक कैथेटराइजेशन, और उससे हम फिर वो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर मेजर करते हैं। व्हाट कॉम्प्लिकेशंस आर नोटेड फ्रॉम अबव डाटा, कॉर पल्मोनेल राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, जो चीज़ मैंने बताई।